रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक बिहार, आप हैं प्रभात कुमार गुप्ता। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका हमारे कार्यक्रम में। आप एक ऐसे कार्य से जुड़े हैं जिस पर बहुत जवाब दिए हैं। अमूमन हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है, ये इस संसार में, हर सृष्टि में हर जीव, हर जंतु, हर प्राणी की उतनी ही महत्ता है जितनी कि मनुष्यों की महत्ता है। तो आप बहुत लंबे वर्षों से आप ये कार्यभार संभाल रहे हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। सर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु जिस पर हम आपसे बात करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रेरणा जी। सबसे पहले आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमन। और मैं यहाँ आके बहुत प्रफुल्लित हूँ और मुझे आशा है कि आज आपसे जो मेरी वार्ता होगी उस वार्ता की वजह से हमारे राज्य के और निवासियों को भी वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकेंगी। सर वन्य प्राणी संरक्षण की अगर हम बात कर रहे हैं तो वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है। हम सभी ये कहते हैं कि वक्त तेज़ी से बदल रहा है, लेकिन ये खुद नहीं बदल रहा है। इसे हम जो मनुष्य हैं, मुझे लगता है कि इनका बहुत बड़ा हाथ है, जिसके वजह से सारी चीज़ों में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। मनुष्य का अतिक्रमण होता जा रहा है वन्य इस तरफ, जंगलों की तरफ, या फिर मैं कहूँ कि वन्य प्राणियों की तरफ, और इसका अतिक्रमण बढ़ने से उसका प्रभाव उन पर बहुत पड़ रहा है। और कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, चाहे मनुष्य की बात कर ले या फिर वन्य जीवों की बात कर ले, और इसका प्रभाव अंतोगत्वा पूरे हमारा जो इकोसिस्टम है उस पर पड़ रहा है। सर जानना चाहूँगी कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों मनुष्यों का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और इसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिए प्रेरणा जी, आपने जो ये सवाल पूछा है, ये इतना आपने मूलभूत सवाल पूछ दिया है कि अगर इसका उत्तर हम मानव सही तरीके से खोज सकें तो वन्य प्राणी संरक्षण में इससे अच्छा कुछ काम नहीं हो सकता। पिछली एक सदी में अगर हम देखें तो धरती का टेम्परेचर जो है सिर्फ मानव जनित गतिविधियों के कारण 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अगर हम अपने राज्य का ही उदाहरण ले लें तो लगभग 94 स्क्वायर किलोमीटर में तकरीबन 12 करोड़ लोग रहते हैं। अगर हम इसको एवरेज भी ले लें तो मान लीजिए प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर में 1000 लोग रहते हैं। हमारे जंगल का क्षेत्र जो है वो मात्र हमारा 6400 स्क्वायर किलोमीटर है हमारे राज्य में। अगर उस हिसाब से हम जानवरों की गणना कर लें तो उस हिसाब से हमारे राज्य में 30 लाख जानवर होने चाहिए। तो ये सत्य है, 1000 मनुष्य प्रति स्क्वायर किलोमीटर कितना दबाव हमारे जंगलों पर है। हमारा राज्य का जंगल हमारे पूरे भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7% है और इसमें भी जो वन्य प्राणी क्षेत्र है वो मात्र 3.5% है। तो जब तक मनुष्य जानवरों को सहन नहीं करेगा, जानवरों को टॉलरेट नहीं करेगा, अगर हम अपने उसको देखते हैं, अपने प्राचीन रहन सहन को देखते हैं, हमारे रहन सहन में ही हमारे बुजुर्ग बता गए हैं, ऋषि मुनि बता गए हैं कि ये समाहित था कि जानवरों के साथ मनुष्य कैसे रहे। बिल्ली को मत मारो नहीं तो सोने की बिल्ली बना के देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बिल्ली उस ज़माने में चूहों को मारती थी, खाती थी, हैजा, महामारी, चेचक, इन सब महामारी से रक्षा करती थी। तो उन्होंने लाइफस्टाइल में ही जानवर की महत्ता घुसा दी। गाय को रोटी खिलाओ, पहली घर की रोटी। क्यों? ताकि यदि प्रत्येक व्यक्ति इसको अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है तो हमें फ़ायदा देने वाला प्राणी जानवर कभी भूखा नहीं रहेगा। तो चूँकि अब ये जो मनुष्य को, समाज को जो करना चाहिए वन्य प्राणियों के लिए या प्राणियों के लिए जो बेजुबान जानवर हैं, चूंकि वो चीज़ एक तरह से लुप्त हो गई है, उसको हम अंधविश्वास कह के छोड़ने लगे हैं। इसी कारण आज ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि मानव वन्य प्राणी द्वंद्व हो रहा है और मनुष्य टैकल नहीं कर पा रहा है इस समस्या को, क्योंकि ये उसने ही जनित की। कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का अगर कोई भी कार्य करता है या इस तरह की कोई भी गतिविधि करता है तो इसको लेकर के गवर्नमेंट्स ने कुछ एक्ट्स भी बनाए हैं, कुछ प्रावधान भी बनाए हैं। उस पर अगर हम बात करें तो वो आप क्या बताना चाहेंगे कि इसके पीछे इसका कितना बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है अगर कोई भी इस तरह की गतिविधि वो करते हैं तो? देखिए, जो भी नियम या अधिनियम एक्ट्स बनाए जाते हैं उसके पीछे मूल कारण होता है कि वन्य प्राणियों का नुकसान करने से या जंगलों का नुकसान करने से लोग हतोत्साहित हों। उसका मूल उद्देश्य दंड देना नहीं होता है। लेकिन अगर ये न भी हो तब उस परिस्थिति में इंसान जो है, जैसा कि उसका स्वभाव है, वो नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करेगा। तो जहाँ तक वन्य प्राणियों की बात है तो इसमें सेक्शन 9 के अंतर्गत प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग है, यानी कि शिकार प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है।
और अगर कोई शिकार करता है, वन्य प्राणी का शिकार करता है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में लिस्टेड वन्य प्राणी है, तब उस परिस्थिति में उसको कारावास की भी सजा है और जुर्माने की भी सजा है, और किसी किसी केस में दोनों की सजा है। तो अभी एक्ट का रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है, उसमें इस सजा को और बढ़ाया गया है। तो जी सर, ये तो वन्य जीवों की बात हो गई। अगर मैं वन्य की ही मैं बात करूं, जंगलों की ही मैं बात करूं, तो अपने व्यक्तिगत हित के कारण भी मनुष्यों से और बढ़ता जा रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है और बहुत बार इलीगल तरीके से भी कटाई हो रही है। लेकिन जब अगर ये पाया जाता है, कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसके लिए क्या सज़ा के प्रावधान है या क्या दंड के नियम है? जी, यहाँ पर दो बातें आती हैं। वनों में भी सिमिलर प्रावधान है कि यदि व्यक्ति वनों में लकड़ी काटता अवैध रूप से पकड़ा जाता है, जो सुरक्षित वन है, नोटिफाइड वन है, उस केस में उनको भी सजा का या जुर्माने का या दोनों का प्रावधान है। लेकिन वन्य प्राणी वाली सजा और वनों की सजा, इन दोनों में एक अंतर है कि वन्य प्राणी वनों के मामले में जो सजा मिलती है उसमें उसको बेल मिल सकती है, लेकिन जो वन्य प्राणी वाला है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसका संज्ञान लेना पड़ता है, इसमें मामलों में बेल नहीं मिल पाती। सर, आप बीते कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, वन्य जीव संरक्षक हैं और आप वन संरक्षक भी हैं और वन्य जीव प्रतिपालक भी हैं। तो सर, ये जानना चाहूँ कि आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ कि जंगलों से आपका क्या लगाव है और कैसा अनुभव रहा है इतने वर्षों का, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि पुस्तक और प्रकृति से बढ़कर मित्र कोई नहीं है। तो यदि इनमें किसी को इंटरेस्ट है, जो कि पढ़ने में भी इंटरेस्ट है और प्रकृति का भी इंटरेस्ट है, तो नेचर में आदमी अपने आप को जितना उन्मुक्त फील करता है उतना उन्मुक्त किसी और चीज़ में फील नहीं करता है। कहा जाता है या तो चीज़ होती है या बनती है। नदी होती है, नहर बनती है। आप नदी के किनारे बैठते हैं, आपका भाव अलग होता है, आप नहर के किनारे बैठेंगे वो भाव नहीं आएगा। तो उसी प्रकार जब आप प्रकृति में होते हैं तो प्रकृति के बीच में आप अलग महसूस करते हैं। तो प्रकृति के बीच में जो मेरा इतने साल का अनुभव रहा है, प्रकृति से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं प्रकृति को क्या दूंगा, बल्कि प्रकृति ने ही मुझे दिया है, और उससे मैंने यही सीखा है कि हम भी प्रकृति के ही अंग हैं, वन्य प्राणी भी प्रकृति के अंग हैं, चाहे हवा हो, पानी हो, सब प्रकृति के अंग हैं। तो अगर इन अंगों में सामंजस्य बिठाकर, हार्मनी बिठाकर अगर हम रहेंगे, तब तो हमारी पृथ्वी, हमारी ये धरती बैलेंस में रहेगी और हम सब साथ में जी सकेंगे। लेकिन जिस दिन हमने अपने आप को, मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति से अलग परिप्रेक्ष्य में देखा कि प्रकृति एक तरफ है, हम एक तरफ हैं, उस दिन से हम लोगों का अंत निश्चित है। और जैसे डायनासोर खत्म हो गए, हम लोगों को भी खत्म होते देर नहीं लगेगी। और ये देखने में भी आ रहा है, जो विभिन्न देशों में, जैसे टर्की की आपने एक बार बात की थी, टर्की में हुआ और भूकंप के रूप में देखने में आ रहा है। यही इम्बैलेंस है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम अगर उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हैं या खिलवाड़ करते हैं तो उसका खामियाजा हम आम जन को भुगतना ही पड़ेगा। तो हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। सर, जागरूकता की जहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो अवेयरनेस के लिए डिपार्टमेंट या विभाग भी कोई इस तरह के प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच में जागरूकता आए कि किस प्रकार से हर एक इंडिविजुअल की भागीदारी हो सकती है वन्य जीवों के संरक्षण में और वन्यों के संरक्षण में? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि यही कुंजी है। अगर हम वन्य प्राणी संरक्षण की बात करें, हमारे यहाँ राज्य में कुल मिलाकर अगर हम वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र देखें तो ऐसे 16 क्षेत्र हैं। इसमें से जमीनी क्षेत्र जो हैं वो हैं 7, एक नदी का क्षेत्र है और बाकी जो हैं वो चौर के या जल के क्षेत्र हैं। तो इनमें इसीलिए हम 3 pronged स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं, त्रिस्तरीय हम लोग स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं। थल के लिए अलग, नभ के लिए अलग, जल के लिए अलग। थल मतलब जो थलीय या जमीन पे चलने वाले वन्य प्राणी हैं। नभ मतलब जो हवा के पक्षी हैं, ये सब हैं। और जलीय मतलब जो जलीय जानवर हैं, डॉल्फिन है, मगर है, कछुआ है, घड़ियाल है और दूसरे जलचर हैं, इनको लेकर। अब एक चीज़ आप देखिएगा, किसी भी देश में, राज्य में अगर आपको अवेयरनेस लानी है तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप आने वाली पीढ़ी को जागृत करें, क्योंकि जब वो पीढ़ी कुछ समय के बाद जवान होगी तो वो पीढ़ी वेल अवेयर होगी वाइल्ड लाइफ के प्रति, वनों के प्रति। तो हम लोग इसी को लक्षित करके हम लोग अपने अभियान चला रहे हैं और ये जागरूकता अभियान हर स्तर पे चल रहे हैं। जहां हम प्रत्येक जो हमारे दिवस होते हैं, जैसे राइनो डे है, अर्थ डे है, वाइल्ड लाइफ डे है, वाइल्ड लाइफ वीक है, डॉल्फिन डे है,
इन सब दिवसों पर जो कि सिंबॉलिक होते हैं, इन पर तो बच्चों के कार्यक्रम आयोजित कराते ही हैं और मुख्यतः हम स्कूली बच्चों को लक्षित करते हैं, क्योंकि हम अब अगली पीढ़ी को जागरूकता के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इनके लिए हम जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ की पाठशाला के नाम से अभी हमने विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में एक प्रोग्राम शुरू किया है, जहां पर हम छोटे से प्राइमरी से लेके माध्यमिक स्कूल के बच्चों तक को हम लोग टूर पर ले जाते हैं, उनको रेस्क्यू सेंटर्स दिखाते हैं, उनको आश्रयणी का भ्रमण कराते हैं, उनको जानकारी देते हैं, पक्षियों से जानवरों से रूबरू कराते हैं और उनमें एक प्रेम का भाव जागृत हो इनके प्रति। यदि करुणा का भाव बच्चों में जागृत होगा तो हमारे आने वाले जितने सिटीजन्स हैं 20 साल के बाद 15 साल के बाद हमें अवेयर सिटीजन मिलेंगे। बिल्कुल। इसी प्रकार हम जो जलीय जीवन है, जलीय जानवर हैं जिसमें डॉल्फिन आते हैं, कछुए आते हैं, इसके मामले में जो हमारे मछुआरे भाई हैं उनके परिवार हैं जो कि जिनकी आजीविका इस तंत्र पर निर्भर है, इस पारिस्थितिकी तंत्र, इस इकोसिस्टम पर निर्भर है। हम लोग उनकी टोलियों में, उनके गांवों में जाकर वहाँ पर मीटिंग्स करते हैं, उनको इस बारे में जागृत करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार ये संपदा जो है, जलीय संपदा अगर रक्षित रहेगी, इसका आप बैलेंस तरीके से ही दोहन करेंगे तो ये परपिचुएटी में चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी और आने वाली पीढ़ियां भी आपकी इसका उपभोग करती रहेंगी। तो इस प्रकार से हम लोग हर लेवल पे जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, टारगेटिंग द स्कूल चिल्ड्रन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये जो नई कोपलें हैं हमारे देश का यही भविष्य है और हम इन्हें ही अगर हम ट्रेन करने की कोशिश करें, इसकी शुरुआत जब कर दी गई है तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसके परिणाम सुखद होंगे। सर, अगर जहाँ तक ये जानना चाहूँ कि बिहार के विभाजन के बाद एक बड़ा हिस्सा झारखंड में चला गया और लेकिन कुछ हिस्से जो बिहार में बचे हैं उनमें कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जो ज़्यादा संवेदनशील है और जहाँ पर ज़्यादा इस तरह की संभावनाएँ हैं, जानवरों के संरक्षण की जहाँ पर ज़्यादा बात है, जहाँ पर ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, वो कौन कौन से हिस्से, क्या बताना चाहें? देखिए, जितनी जगहों पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, जैव विविधता ज़्यादा होगी, वो जगहें उतनी ही ज़्यादा संवेदनशील होंगी। पिछली एक सदी में लगभग 60% प्रजातियाँ हमारे जितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ से लुप्त हो गई हैं। आप ब्राज़ील ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, एशिया रीजन ले लीजिए, ये एरियाज़ दुनिया में बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं। 60% प्रजातियाँ यहाँ से विलुप्त हो गई हैं। हमारे यहाँ अगर राज्य में हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हमारे यहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नदी और जल के तो जितने भी क्षेत्र हैं ये जैव विविधता से भरे हुए हैं। यहाँ पर कई ऐसी अभी प्रजातियाँ हैं या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी तो हम लोगों ने अभी खोज भी नहीं की है या लोग रिसर्च ही कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जलीय परिस्थिति के तंत्र बहुत संवेदनशील है। पक्षियों के लिए, पक्षी भी इन्हीं जल पर निर्भर रहते हैं, जल पक्षी जो प्रवास करके आते हैं, ये तो क्लाइमेट चेंज के इंडिकेटर्स कहे जाते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जो पक्षी एक जगह आते थे वो उस जगह ना आके अब दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ये तो इंडिकेटर्स हैं। तो इस प्रकार जो है ये हमारा जो तंत्र है इसको संवेदनशील में अगर हम माने तो पूरा बिहार ये हमारे यहाँ चौरों से भरा हुआ है। राष्ट्रीय वेटलैंड एटलस में 4416 वेटलैंड्स बिहार में बताए गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इससे कितने हमारे संवेदनशील स्थल हैं जहाँ ये पक्षी आते हैं। फिर अगर हम स्थलीय जैव विविधता की बात करें तो हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, बहुत संवेदनशील है। कैमूर रिजर्व जो है 1500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी संवेदनशील है और बहुत ही नायाब यहाँ की टोपोग्राफी है। इसको अभी आपको जान के खुशी होगी कि इसको जो है राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसने इसको टाइगर रिजर्व घोषित करने पर सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये जैसे ही घोषित होगा ये बिहार का सबसे बड़ा और राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। क्या बात है। सर, अगर जानना चाहूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे ये पूरा जो हमारा वन्य जीव ये जो पूरी भौगोलिक संरचना है इसकी क्या स्थिति है, और अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो इसकी क्या स्थिति है, कितना सब कुछ किस प्रकार से इनमें काम हो रहे हैं, क्या नए नए बदलाव किए जा रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम और बिहार को भी परिप्रेक्ष्य में लेते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ का जंगल का आवरण बिहार से बहुत ज़्यादा है, नेचुरल फॉरेस्ट का। सीधी सी बात है, वहाँ पर जैव विविधता भी ज़्यादा होगी और वन्य प्राणी भी ज़्यादा होंगे। लेकिन सवाल इस चीज़ का आता है कि हमने अपने राज्य में
बेहतर करने के लिए क्या क्या किया किया है। है? आप इसी से देख लीजिए, पिछले एक दशक में देश में बाघों की संख्या 2 गुना की गई है। पिछले एक दशक में हमारे राज्य में बाघों की संख्या 5 गुना से अधिक हुई है। तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कितना अंतर आया है। हमारे यहाँ पिछले दशक में गौर नहीं थे। गौर मत जो जंगली भैंसा जिसे सामान्य भाषा में कहते जी। हैं, गौर नहीं थे। आज की डेट में हमारे यहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 200 से अधिक गौर हैं। राइनो के केस में अगर हम देश की बात करते हैं तो हमारे देश में एशियन राइनो की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। 90% एशियन राइनो हमारे देश में पाए जाते हैं और जिसमें से 85% असम के काजीरंगा में है। लेकिन अब हम लोगों ने भी अपने यहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में राइनो री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम शुरू किया है, गैंडों के पुनर्वासन का प्रोग्राम शुरू किया है और उम्मीद है 2025 तक इसको हम वापस ले आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य में किसी समय गैंडे हुआ करते थे जो पटना से लेकर पूर्णिया तक फैले हुए थे। तो इस जानवर को वापस लाने का काम चल रहा है। इसके अलावे अगर हम देश की फिर बात करें, हाथी हमारे समय आज़ादी के समय देश में जंगली हाथी 15,000 के करीब थे। आज की डेट में जंगली हाथी 30,000 के करीब हैं। तो ये सारे जो प्रयास हैं ये संरक्षण के ही प्रयास हैं और हम भी बिहार का उसमें क्या रोल हो सकता है, बिहार के प्राकृतिक जंगलों को देखते हुए वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें ज़रूर ख्याल रखना होगा कि बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा ह्यूमन डेंसिटी, मानव घनत्व प्रति स्क्वायर किलोमीटर बहुत ज़्यादा है जी। तो इसलिए हमको ये बैलेंस लेके चलना होगा। वन्य प्राणी संरक्षण भी आवश्यक है, मनुष्य का हित भी आवश्यक है। अगर हम एक को छोड़ के दूसरे को देखेंगे तो मनुष्य और वन्य जीवन में टकराव होगा ही होगा, और अगर ये टकराव होगा तो इसका खामियाजा हमारे वन्य जीवन को ही भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए इसको बैलेंस में करके ही अपने राज्य में चल रहे हैं। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि अब तक हमने जितना भी इसमें काम किया है उसमें वन्य प्राणियों के संबंध में बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आए हैं। बिल्कुल। संतुलन की हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये संतुलन हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, तभी जा कर के ये पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी बैलेंस्ड होगा और वन्य जीवों का भी जो जीवन है वो भी संरक्षित होगा और मनुष्यों का भी जीवन संरक्षित होगा। सर, जानना चाहूँगी कि कई लंबे वर्षों से आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आप अपनी सेवा दे रहे हैं वन्य जीवों के संरक्षण में। कभी आपके लिए कोई चैलेंजिंग फेज़ आया? आपको कभी ऐसा लगा कि जंगलों में जाना है और कभी ऐसे कुछ सामना हुआ? कोई ऐसी घटना जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे जो जोखिम भरा हो या रोमांचक हो? हाँ, रोमांचक घटनाएं बहुत हुई हैं और इनको बल्कि ये घटनाओं ने और मुझे प्रफुल्लित ही किया है और जानवरों को, वन्य प्राणियों को और करीब से समझने का मौका दिया है। एक बार 2002 से 2006 के बीच में पलामू टाइगर रिजर्व में पोस्टेड था। वो अब झारखंड में पड़ता है। झारखंड में हो गया। पलामू टाइगर रिजर्व में पोस्टेड था तो रात को मैं नाइट सफारी पे निकला था। नाइट सफारी क्या कहें, नाइट पेट्रोलिंग पे निकला था। तो उस समय हमारी गाड़ी जब जंगल में जा रही थी तो अचानक मैं अपने नाइट विजन बाइनोकुलर से देख रहा था। तभी देखा मैंने कि एक तरफ हाथियों का एक झुंड है और उसी झुंड के कुछ हाथी दूसरी तरफ हैं और उनमें बच्चे भी थे। और देखते ही देखते उस झुंड ने हमें घेर लिया था और उस समय ऐसा हुआ कि लगा कि आज के दिन तो बस अब ईश्वर ही हम लोगों को बचा सकता है। लेकिन थोड़ी उन्होंने आवाज़ की, घेरे रखा कुछ देर, मुझे कुछ समय भी मिल गया उस समय उनकी वीडियोग्राफी करने का, चूँकि फोटोग्राफी का और वीडियोग्राफी का शौक है। तो आप उस स्थिति में भी आप वीडियोग्राफी कर रहे थे? जी, जब मालूम है आपको कि अब आगे जो भी होगा हाथी ही करेंगे, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो थोड़ी वीडियोग्राफी वगैरह भी की। लेकिन वो हाथी भी चूंकि परिवार के साथ थे, बच्चे हैं, हाथियों की भी, देखिए मानव का स्वभाव, जानवर का स्वभाव एक ही है, माता पिता का स्वभाव एक ही होता है। उनके भी प्रयास ये था कि वो अपने बच्चों के साथ सकुशल निकल जाएं। जब वो समझ गए कि ये कुछ नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति नहीं हैं, ये चुपचाप अपना खड़े हैं, तो उसके बाद वो लोग भी साइड से निकल गए। फिर उसके बाद हम लोग भी थोड़ी देर के बाद निकल गए। ऐसा ही एक बार पहाड़ी में भी हुआ था। अक्सर हाथियों के साथ ही सबसे बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसका कोई आइडिया नहीं होता है कि वो क्या कर दे। तो ऐसे ही मैं जब झारखंड में पोस्टेड था तो इसमें गोइलकेरा के पास पहाड़ी रास्ते पे जा रहा था। एक तरफ पहाड़ था, दूसरी तरफ खाई थी और बीच में पतली सी पहाड़ी रोड थी। आगे हमारे कूप कटते थे, लकड़ियाँ निकलती थी वहाँ से, तो उन्हीं को देखने जा रहा था। तो जब सड़क पे हम आगे जाके एक मोड़ पे मुड़े, सामने एक अकेला हाथी खड़ा था। और अकेला हाथी बहुत खतरनाक होता है। टस्कर जो है अकेला, वो चूँकि झुंड से निकाला गया होता है तो गुस्से में भी होता है।
तो उस हाथी ने चार्ज किया था हम लोगों के ऊपर, मुझे याद है, और उस समय गाड़ी में ही चला रहा था। तो उसने चार्ज किया और चार्ज करके पास आया, अपनी सूंड हमारे बोनट पे भी पटकी उसने। लेकिन वो भी हाथी भी टेस्ट करते हैं कि सामने वाले का रिटेलिएशन क्या है। जी। तो उसमें हमने गाड़ी स्टार्ट रखी, ना हॉर्न बजाया ना कुछ, बस गाड़ी स्टार्ट रखी और चुपचाप रुके रहे। तो असेसमेंट करने के बाद फिर वो हाथी पहाड़ पर चढ़ के निकल गया। तो इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिला कि जानवर का स्वभाव कैसा होता है। जानवर अगर चार्ज करे आपके ऊपर, आपको भागना नहीं है, आपको फेस करना है, जानवर खुद ही बैकआउट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें सीखने को मिली और आनंद भी बहुत आया, क्योंकि काम का पार्ट था। और मैं तो अपने शौक से इस प्रोफेशन में आया हूँ, वरना पढ़ाई तो मेरी दूसरे क्षेत्र की है। तो इसलिए शौक भी काफ़ी पूरा हुआ, एंजॉय किया। आपने कहा कि आप अपने शौक से इस प्रोफेशन में आए हैं, तो हम इस पे ही बात करते हैं कि आप शुरू से ही आपने ये तय किया था कि आपको इसी क्षेत्र में आना है, आपको यही चयन करना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका तो मुझे दूर दूर तक स्वप्न में भी आभास नहीं था। हमारा तो बड़ा सिंपल था। परिवार में जन्मे, साधारण परिवार में जन्मे, सभी लोग इंजीनियर्स थे। तो होता है जैसे इंजीनियर का परिवार में है तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर बनेगा। तो उसी प्रकार से हमने भी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बैचलर्स कर ली, मास्टर्स कर ली, नौकरी भी शुरू कर दी उसमें इंजीनियरिंग में, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में। लेकिन ये था कि काम चाहते थे ऐसा करना जिससे खुद को संतुष्टि हो, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही थी। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया, बचपन से पुस्तकें पढ़ने का भी शौक था, आउटडोर्स का भी शौक था। तो इसलिए उस दिशा में कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। तो मेरे एक मित्र थे, यूसुफ नाम था, उन्होंने ही एक दिन कहा कि भाई तुम्हारा इतना आउटडोर का इंटरेस्ट है, तुम IFS क्यों नहीं देते हो? तो मैंने पूछा भाई ये कौन सी नौकरी है? तो उसने समझाया कि भाई ये ऐसी ऐसी नौकरी है, इसमें तो पूरा जंगलों में काम करोगे, जंगल में वाइल्ड लाइफ के साथ काम करोगे। तो फिर हमने इसकी तैयारी की, दे दिया, हो गया। और उसके बाद जब मैंने ये ज्वाइन किया, मुझे याद है तब से लेके आज तक का समय है, एक पल के लिए भी ऐसा नहीं फील हुआ कि हम किसी गलत प्रोफेशन में आ गए। और तब से अब तक इस प्रोफेशन को एंजॉय कर रहे हैं। सरकार के द्वारा आने वाले दिनों में और क्या प्रयास किए जा रहे हैं या क्या नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, कुछ अगर आप उसके बारे में बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। देखिए, मैं आपको ये सरकार की जो योजनाएं हैं वन्य प्राणियों के संदर्भ में, ये बताने के लिए मैं पुनः 3 विषयों पर बात करूंगा। जो हमारा थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, नभीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर हम थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पे आए तो जो थलीय जानवर हैं इनके लिए बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। अभी जो है हमारी सरकार ने स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान तैयार किया है। ये स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान आने वाले 10 सालों तक वन्य प्राणियों के लिए हमारी क्या दिशा और दशा रहेगी, इसे तय करता है और उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्शन सेंटर जो है ये बनाया गया, ये भी इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या होगा, ढांचागत व्यवस्था क्या होगी, वो तैयार कर लिया गया है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें अगर राइनो, जो मैंने आपको बताया, गैंडा पुनर्स्थापन योजना, यहाँ पे गैंडों को वापस लाने का काम कर रहे हैं। टाइगर कंजर्वेशन के मामले में हम लोग 2010 से लेके अभी तक के बीच में हमारी जो है संख्या बढ़ के 6 गुना हो चुकी है। 8 थे हमारे 2010 में, आज की डेट में लगभग 48 टाइगर हैं हमारे यहाँ। तो इसमें संरक्षण के विषय पे जो थलीय जानवर हैं इस पे हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। पक्षियों की जहाँ तक बात है, नभीय तंत्र की, इसमें जरूर है कि कुछ समय पहले तक, कुछ वर्षों पहले तक उतना ध्यान हम लोगों का नहीं था। लेकिन कहा गया है ना कि हौसला रख, एक दिन ऐसा आएगा, घड़ी दूसरे की होगी, समय तेरा बताएगा। ऐसे मौके मिले कुछ हम लोगों को, ऐसे इंटरनेशनल फोरम्स पे जाने के सरकार ने भेजा जहाँ पर पक्षियों के संरक्षण से संबंधित बातें थी। तो वहाँ से क्यों लेते हुए हम लोगों ने पक्षी संरक्षण की दिशा में काम किया। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो था गांधीनगर गुजरात में, जहाँ 130 प्रवासी पक्षियों वाले देश शामिल हुए थे, वहाँ पर हमने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ समझौता किया और देश का पहला गवर्नमेंट फंडेड और चौथा रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन ये हमारे यहाँ भागलपुर में खोला गया, BNH के साथ सहयोग करके, जहाँ से हम प्रवासी पक्षियों का रिंगिंग और मॉनिटरिंग करते हैं। अब हमारे यहाँ कहाँ से प्रवासी पक्षी आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसकी रिंगिंग होती है। जो दुनिया की 3 साइट्स हैं जहाँ पर ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, ये एक प्रकार का वो स्टॉर्क है जिसे सामान्य भाषा में गरुड़ कहते हैं, उसकी ब्रीडिंग साइट हमारे यहाँ कदवा दियारा भागलपुर में है। उसके अलावा कंबोडिया में है और असम में है। तो इन पर हम लोगों ने संरक्षण पे काम शुरू किया गांव वालों के साथ मिलके।
तो इसका अच्छा प्रभाव ये हुआ कि हमारे साथ वहाँ के स्थानीय नागरिक बच्चे भी जुड़ने लगे। और बर्ड रिंगिंग मॉनिटरिंग स्टेशन के बाद बिहार राज्य का पहला पक्षी फेस्टिवल जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। उसके बाद हम लोग आम जनता को लेकर हम लोगों ने बर्ड सेंसस शुरू किया 2022 से। आपको जान के खुशी होगी कि पिछले सेंसस में हमने 22 जिलों के 68 वेटलैंड्स को कवर किया था, मात्र 68। 4,416 में से मात्र 68 को कवर किया और इसमें 413 लोगों ने भाग लिया, जिसमें से विभागीय पदाधिकारी कर्मचारी मात्र 50-60 थे। शेष सभी वॉलंटियर्स थे और बिहार राज्य के ही थे। इसमें जल पक्षी गणना करीब 45,000 आई। उसको अगर हम एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो 30 लाख पक्षी मान के चलिए। इस साल भी जस्ट खत्म हुआ है। अब अगर हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, डॉल्फिन वगैरह की, इन सब की, तो इन पर हमारा नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थापित हो चुका है। ये देश का एकमात्र गांगे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है और ये रिसर्च सेंटर मछुआरों के साथ मिलकर काम कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग जो है अब प्रत्येक अंग को एड्रेस कर रहे हैं और उस पर सरकार काम कर रही है। एक कॉमन मैन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो डिपार्टमेंट, सरकार, आप जैसे अधिकारीगण अपना काम कर रहे हैं और अपनी अपनी ड्यूटीज़ आप निभा रहे हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल की उतनी ही भागीदारी, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे हमारी जो प्रकृति है इसको संभालने और सहेजने में। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज का उपभोग सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, जनता कर रही है। तो इसलिए समाज की भी ये दायित्व बनता है कि वो भी उसका उपभोग उसी सीमा तक करे जिस सीमा तक उपभोग किया जा सकता है। तो समाज के लिए मेरा यही कहना है कि इसको आप वन्य प्राणी या वन संरक्षण के रूप में न लें, आप अपने लाइफस्टाइल में अगर चेंज कर लें थोड़ा सा, तो ये संरक्षण ऑटोमेटिकली इंश्योर हो जाएगा। लाइफस्टाइल में चेंज करना क्या है? बहुत सिंपल सी बातें हैं। बिजली की खपत कम कर दीजिए, पानी का इस्तेमाल कम कर दीजिए, वेस्टेज कम कर दीजिए, प्लास्टिक का उपयोग कम कर दीजिए। खाली अगर साइकिल का उपयोग करने का काम कोशिश कीजिए, पैदल चलने की कोशिश कीजिए। हर जगह जो है आप वाहन ले जाने की प्रवृत्ति छोड़ें जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ना हो। अगर ये इंश्योर कर लिया तो इतना मानिए सिर्फ ये करने से वन्य प्राणी और वन संरक्षण इंश्योर हो जाएगा। तो सबसे अधिक आवश्यकता लाइफस्टाइल चेंज लाने की है और यही मैं उनको मेरा संदेश भी होगा, मेरी अपील भी यही होगी कि लाइफस्टाइल में चेंज लाएं। और वन्य प्राणी ही नहीं, वन्य जीवन ही नहीं, वो मनुष्य खुद भी संरक्षित हो जाएगा ये सब कुछ करने के बाद, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही जानना, जैसे बहुत सुंदर उदाहरण है, हम अगर बात करें अपनी पटना गंगा की बात करें तो डॉल्फिन्स हमें पहले नज़र नहीं आती थी। बीते अगर हम 2 साल या 4 साल पहले की बात कर ले, लेकिन बीते 1 वर्षों से अगर हम देख रहे हैं या 2 वर्षों से डॉल्फिन्स हमें दिखती हैं जब भी हम गंगा भ्रमण की ओर जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर एक उदाहरण है। तो हर एक आम जन को अपनी जो जिम्मेदारी है, हमें पहले अपने जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना होगा और फिर हम अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। और सबकी मिली जुली एक प्रयास है जिसके माध्यम से हम अपने प्रकृति को, हम अपने वातावरण को संरक्षित कर सकते हैं। जी सर, जानना चाहूँगी अगर आपसे कि अभी फ़िलहाल अगर वर्तमान के दिनों में मैं बात करूँ तो आप अभी कहाँ पर पोस्टेड हैं, कहाँ पर आप कार्यरत हैं और किस प्रकार से पूरा कार्य चल रहा है? जी, अभी जैसा आपने भी कहा, अभी मैं वन विभाग के अंतर्गत ही वन पर्यावरण जी, मैं बिहार के किस अगर मैं बात करूं, बिहार के किस क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, किस प्रांत में, कहां पर आपकी अभी विशेष रूप से आपकी भागीदारी है और वहां पे कार्य आप देख रहे हैं? देखिए, जो मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक होते हैं ये पूरे राज्य के चार्ज में होते हैं। तो पूरे राज्य में वन्य प्राणियों से संबंधित जो भी मामले होते हैं उसे वन्य प्राणी प्रतिपालक देखते हैं। तो एज वन्य प्राणी प्रतिपालक राज्य के जितने भी वन्य प्राणी क्षेत्र हैं, आश्रयणी है, राष्ट्रीय उद्यान है, चिड़ियाघर हैं, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक के कंट्रोल में आते हैं। तो मुख्यतः वन्य प्राणियों से रिलेटेड जितने भी मामले राज्य के होंगे वो मुझसे संबंधित हैं। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जाते जाते आप कोई मैसेज या कोई छोटा सा संदेश अगर कहना चाहें तो ज़रूर बताएं। जी नहीं, पुनः मेरा यही सबसे अनुरोध है कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या में, दैनंदिनी में ये चेंज, कुछ मूलभूत चेंज लाएं जिसमें कि कंफर्ट सामग्रियों का कम उपयोग हो, जैसे कि मैंने बताया बिजली की खपत कम, प्लास्टिक का उपयोग कम, और साथ ही जैसे कहते थे पहले कि गर्मियों में पानी जरूर बाहर रखें ताकि प्यासे पक्षी पी सकें। ठीक है, उसके अलावे
जो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहन हैं, इनका उपयोग कम करें। जैसे ही इनका उपयोग कम होगा, आप ये मानें कि हमारे जंगलों की भी कार्बन अवशोषण की संख्या, जो कैपेसिटी है, वो बढ़ेगी। क्योंकि रिसेंटली मैं एक आर्टिकल देख रहा था जिसमें ये था कि कार्बन अवशोषित करने की क्षमता भी जंगलों की कम हो रही है। कम हो रही हाँ, है जी। तो इसलिए लाइफस्टाइल में चेंज लाने की ज़रूरत है। अगर हम लाइफस्टाइल में चेंज लाते हैं तो ये शर्तिया है कि हम वन्य प्राणी और वनों का संरक्षण करने में सहायक होंगे और हमारी धरती एक बहुत बेहतर धरती बन सकेगी पहले से। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वक्त तो चला है आपको अलविदा कहने का, लेकिन जाने के पूर्व हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप अपने विचार, अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। इसके लिए नोट करना होता है आपको हमारा पता, तो फटाफट उठाए कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com।